भारत का संविधान। ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? मोटी मोटी मुश्किल कानूनी बातें। सही कहा ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये एक किताब नहीं बल्कि एक कहानी है, हमारे देश के सफर की कहानी। तो सवाल यही है कि क्या ये वाकई बस एक मुश्किल किताब है? मुझे तो नहीं लगता। चलिए आज मिलकर इस सोच को थोड़ा बदलते हैं और संविधान को एक बिल्कुल नए एंगल से देखते हैं। असल में ना, ये सिर्फ कानून की एक किताब है ही नहीं। इसे ऐसे समझिए, ये हमारे देश का रोड मैप है, एक नक्शा जो हमें बताता है कि भाई देश को जाना कहाँ है, किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। तो ठीक है, अगर ये एक रोड मैप है तो सफर शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है इसके बिल्कुल पहले पन्ने से। इसे हम प्रस्तावना या प्रियम्बल कहते हैं। और यही वो जगह है जो हमें बताती है कि हमारा राष्ट्र आखिर है क्या, इसकी असली पहचान क्या है। इसे समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। सोचिए, जैसे किसी फिल्म का ट्रेलर होता है। ट्रेलर देखकर हमें पूरी फिल्म का एक आइडिया लग जाता है ना? बस बिल्कुल वैसे ही ये जो प्रस्तावना है ना, ये हमें पूरे संविधान की एक झलक दे देती है, एक छोटा सा स्नीक पीक कि भाई हमारे देश के मूल सिद्धांत क्या हैं, इसकी आत्मा क्या है। और ये ट्रेलर हमें क्या बताता है? ये बताता है कि भारत एक, ध्यान से सुनिएगा, सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। हाँ, मुझे पता है ये शब्द थोड़े भारी भरकम लग सकते हैं, पर इनका मतलब बहुत सिंपल है। सार्वभौम मतलब हम अपने फैसले खुद लेंगे, कोई बाहर वाला नहीं बताएगा। समाजवादी मतलब विकास सबका होगा, सिर्फ कुछ लोगों का नहीं। धर्मनिरपेक्ष मतलब यहाँ हर धर्म बराबर है, सरकार का कोई अपना धर्म नहीं। और लोकतांत्रिक मतलब अपनी सरकार हम खुद चुनेंगे। सिंपल। इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे किसी घर के बाहर नेम प्लेट लगी होती है ना, उसे देखकर पता चल जाता है कि अंदर कौन रहता है, ये घर किसका है। बस ये प्रस्तावना भी हमारे देश की वही नेम प्लेट है, एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड। तो ठीक है, देश की पहचान तो हो गई, पर इस देश में जो लोग रहते हैं, यानी हम सब, हमारा क्या, हमारे अधिकार क्या हैं? और बस यहीं से हमारी कहानी का अगला चैप्टर शुरू होता है, नागरिकों के अधिकार, हमारी आज़ादी की असली बुनियाद। तो सबसे पहली बात, आर्टिकल 1 हमें बताता है कि भारत है क्या। सोचिए, भारत एक बहुत बड़ा घर है और जितने भी राज्य हैं वो उस घर के अलग अलग कमरे हैं। हर कमरे का अपना स्टाइल है, अपनी पहचान है, लेकिन हैं तो सब एक ही घर का हिस्सा, और वो घर है भारत। अब बात करते हैं इस घर में रहने वाले लोगों की। आर्टिकल 14 से 18 हमें देते हैं समानता का अधिकार। मतलब बहुत सीधा है, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं। कानून की नज़र में सब एक बराबर हैं, चाहे कोई भी हो। इसके बाद आता है आर्टिकल 19। ये हमें कई तरह की फ्रीडम देता है, बोलने की आज़ादी, कहीं भी घूमने की आज़ादी। पर एक मिनट, ये आज़ादी ऐसी बाइक की तरह नहीं है जिसमें ब्रेक ही ना हो। नहीं, इस पर जिम्मेदारी के ब्रेक लगे हुए हैं। हमारी आज़ादी बस वहीं तक है जहां तक किसी और के अधिकारों को या देश की सुरक्षा को कोई नुकसान ना पहुंचे। और हाँ, एक और बहुत ज़रूरी बात, आर्टिकल 20 हमें एक बहुत बड़ी सुरक्षा देता है। ये कहता है कि किसी भी इंसान को एक ही गलती के लिए, एक ही जुर्म के लिए 2 बार सज़ा नहीं दी जा सकती। ये न्याय का एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही ज़रूरी नियम है। तो समानता और आज़ादी की बात हो गई। अब कहानी और भी गहरे अधिकारों की तरफ जाती है। बात करते हैं आर्टिकल 21 की, जीने का अधिकार। इसे तो संविधान की आत्मा तक कहा जाता है। और पता है मजे की बात, सुप्रीम कोर्ट ने समय के साथ इसके मतलब को बहुत बड़ा कर दिया है। पहले इसका मतलब था बस सांस लेना, जिंदा रहना। फिर हुआ कि नहीं, सम्मान के साथ जीना। और आज तो इसमें साफ हवा में सांस लेने का हक और जल्दी न्याय पाने का हक भी शामिल है। अब सोचिए, सम्मान से जीने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? शिक्षा, है ना? बिल्कुल, इसीलिए तो संविधान में आर्टिकल 21A को जोड़ा गया। और ये सिर्फ एक नियम नहीं है, ये एक वादा है हर 6 से 14 साल के बच्चे से कि उसे मुफ्त शिक्षा मिलेगी, क्योंकि ज्ञान के बिना एक अच्छी, सम्मान वाली जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पर रुकिए, अधिकारों का ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। आर्टिकल 25 से 30 हमारे देश की डाइवर्सिटी, इसकी विविधता का जश्न मनाते हैं। ये हमें अपने धर्म को मानने, अपनी भाषा बोलने, अपनी संस्कृति को बचाकर रखने की पूरी पूरी आज़ादी देते हैं।
ये हमें याद दिलाते हैं कि हमारी आस्था और हमारी पहचान हमारा पर्सनल और बहुत ही सम्मानजनक अधिकार है। तो ठीक है, नागरिकों के अधिकार तो समझ आ गए। अब रोड मैप के उस हिस्से पर चलते हैं जो सरकार को रास्ता दिखाता है। इसे कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अरे, इतना मुश्किल नाम! आसान भाषा में कहें तो ये सरकार की टू डू लिस्ट है कि भाई करना क्या क्या है। ये लिस्ट एक तरह से सरकार के लिए मॉरल गाइड बुक है, एक नैतिक कंपास। पर इसमें एक ट्विस्ट है। अपने अधिकारों की तरह आप इसे लेकर कोर्ट नहीं जा सकते कि सरकार ने ये काम क्यों नहीं किया। ये सरकार के लिए लक्ष्य हैं, एक नैतिक जिम्मेदारी है जो उसे हमेशा याद दिलाती है कि जब भी कोई पॉलिसी बनाओ तो गरीबों का ध्यान रखो, पर्यावरण को बचाओ और सबको बराबर न्याय दो। अब हमारी कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। यहाँ हमारा संविधान सिर्फ देश की सीमाओं के अंदर नहीं देखता, बल्कि पूरी दुनिया को देखता है। और ये विजन हमें मिलता है आर्टिकल 51 में, जो भारत की ग्लोबल सोच को दिखाता है। ये आर्टिकल हमारी उस हजारों साल पुरानी सोच को संविधान का हिस्सा बनाता है, जिसे हम सब जानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। मतलब ये पूरी दुनिया एक परिवार है। और ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, ये आर्टिकल भारत को एक संवैधानिक निर्देश देता है, एक डायरेक्ट ऑर्डर कि हमेशा इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बढ़ावा देना है। ये दुनिया से किया गया भारत का एक पक्का वादा है, जो हमारे संविधान में लिखा है। तो प्रस्तावना के ट्रेलर से शुरू होकर आर्टिकल 51 की ग्लोबल सोच तक ये पूरा सफ़र हमें एक ही बात सिखाता है कि संविधान सिर्फ वकीलों के लिए कानूनी किताब नहीं है, ये हम सबके लिए एक रोड मैप है, एक बेहतर नागरिक बनने का रोड मैप। संविधान हमें अधिकार तो देता है, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक सवाल छोड़कर भी जाता है। एक बेहतर नागरिक बनने और इस देश को और बेहतर बनाने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका जवाब हम सबके पास है।